हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 63 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 64 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसमें से कौन सा ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अगुलहास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगुलहास एक गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर में बहती है और यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर लगभग 27 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कनारी, हमबोल्ट और क्यूराइल ये सभी एक ठंडी जलधारा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एबरडीन यह यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शहर दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दी हुई है। पहला है खार्तूम। दोस्तों, खार्तूम सूडान की राजधानी है और यह नील नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है ब्रेजाविले। ब्रेजाविले जो है दोस्तों, यह कांगो की राजधानी है और ज़ेरे नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है रॉटरडैम। दोस्तों, रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है और यह राइन नदी के किनारे स्थित है, जबकि पेरिस एक सीन नदी के किनारे स्थित है और यह फ्रांस की राजधानी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेजेंडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अच्छी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रवाल भित्ति। अब प्रवाल भित्ति प्रजातियों की विविधता के लिए क्यों अच्छा है? तो यहाँ पे जीवों के लिए शरण, भोजन और प्रजनन की सुविधा बहुत ही बेहतर है। साथ ही आदर्श निवास स्थल है यह, पोषक चक्र का संतुलन बढ़िया है, भौगोलिक विविधता अधिक है, जिसकी वजह से प्रवाल भित्ति प्रजातियों की विविधता के लिए बहुत ही सुगम्य और अच्छा माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड में स्थित रॉयल बोटेनिक गार्डन है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे का संग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू इंग्लैंड में स्थित। दोस्तों, रॉयल बोटेनिक गार्डन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, केवल गार्डन के नाम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो उसका वेग घटेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी अगर 90 की स्पीड से जा रही थी, वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही थी, उसका जब त्वरण 10 होगा अगर, तो अगले घंटे वो उसका स्पीड 100 हो जाएगा और उसके अगले घंटे 110 होगी। लेकिन अगर वो घट रही है तो उसकी स्पीड 90 से 80 हो जाएगी अगले घंटे, और 80 से फिर अगले घंटे 70 हो जाएगी। तो ये होता है त्वरण ऋणात्मक। तो जब वो स्पीड घटेगा तो उसकी जो है वेग घटेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। तिलैया डैम ये कोनार नदी पर नहीं स्थित है, यह बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिलैया डैम, जो कि बराकर नदी पर स्थित है, ये इसका सही सुमेलन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण होता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेगूर मिट्टी, जिसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण होता है। दोस्तों, यह मिट्टी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद लावा के ठंडे होकर जमने के वजह से बनता है और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत में नदियां का जो मुख्य रूप होता है वह ट्रेलिस पैटर्न पर पाया जाता है। इसका जो निकासी होता है जल का, वो ट्रेलिस निकासी पैटर्न पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होता कैसा है? तो दोस्तों, इसकी जो प्राथमिक सहायक नदियां होती है वो मुख्य नदियों की समानांतर बहती है और दूसरी जो सहायक नदियां होती है वो प्राथमिक सहायक नदियों में समकोण रूप से आकर मिल जाती है। यानी मान लीजिए ये मुख्य नदियां हैं तो ये इसके समानांतर चलेगी और फिर बाकी जो इसकी द्वितीय प्राथमिक नदियां होगी वो इसमें आकर मिलते जाएगी। आगे जाके हालांकि ये मिल जाती है और इसी तरह से इसका पैटर्न बनते रहता है। कभी इधर से मिलता है, कभी ये इस तरह से मान लीजिए मिलता है, ऐसे आके मिलते रहती है ये नदियां। तो इस तरीके का पैटर्न बनता है और ये होता है ट्रेलिस पैटर्न। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग के संविधान में टोटल भाषा कितना है। तो दोस्तों, वर्तमान में टोटल 22 भाषा जो है हमारे संविधान में है, लेकिन मूल रूप से जो थी, जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं हमारे संविधान में स्वीकृत किया गया था और यह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन, कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक करके आप ट्रिक से याद रखिएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषा। तो कितना हो गया? 4, 3, 7 और एक और जुड़ गया इसमें सिंधी, तो 8 हो गया। टोटल 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। तो अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा है हमारे संविधान में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यपाल, लेकिन हटाते हैं राष्ट्रपति। और इसकी चर्चा की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 से लेकर 323 में किया गया है। कितने में? आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए अगर पूछे तो अनुच्छेद 330 में वर्णित था और अगर राज्य विधानसभा के लिए पूछे तो अनुच्छेद 332 करके याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 331 की बात करें तो इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट का आवंटन किया गया है उसका चर्चा अनुच्छेद 331 में है, जबकि अनुच्छेद 333 में किसी भी राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची और संवर्ती सूची, यानी 1 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें
राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीन भागों में शक्तियों को बांटा गया है, जिसमें संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है और इसमें 61 विषय है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है और इसमें टोटल 52 विषय है। कितना है? 52 विषय है इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और जब ये पारित होगा उसके 2 महीने पहले, कब? 2 महीने पहले, यानी 2 महीने के पहले के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत से। और बहुमत कितना चाहिए? तो 2/3 सदस्य का जो है समर्थन चाहिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? इसमें से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो वो हो जाएगा मक्का दोस्तों, क्योंकि मक्का एक अनाज है और यह खरीफ फसल है और जो कि घास के कुल में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जो कि राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष के अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवा का मौद्रिक रूप में परिवर्तित होना ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफेड दोस्तों कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाएगी। दोस्तों, जब नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाएगा तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिथ है। तो दोस्तों, हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। दोस्तों, हाइड्रोलिथ का उपयोग मादक पेय पदार्थों को सुखाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ये जीव द्रव्य होता क्या है? तो दोस्तों, केंद्रिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रिका द्रव्य और केंद्रिका के अलावा जो द्रव्य पाया जाता है, कोशिका में मौजूद जो द्रव्य रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं और दोनों को संयुक्त रूप से दोस्तों जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सोडियम Na में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होता है, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया है, क्योंकि इस पर आप देख रहे होंगे कि प्लस का चिन्ह है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो उस पर प्लस का सिंबल आता है। तो जब ये त्याग देगा तो इस पर आएगा क्या? इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 बचेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 होता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इसलिए 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा? तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम का और ऑक्सीजन इन दोनों का इलेक्ट्रॉन 10 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ये आयन जो है सोडियम और ऑक्सीजन दोनों आयन सम इलेक्ट्रॉनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो दोस्तों स्वच्छ ईंधन क्या होता है? जो अधिक दक्षता कुशल वाला होता है और कम प्रदूषण को मुक्त करता है या फिर प्रदूषण मुक्त करता ही नहीं है, तो उसको हम लोग स्वच्छ ईंधन के रूप में जानते हैं, जो कि प्रोपेन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? तो वैसा अम्ल होता है जिसमें कार्बन परमाणु मौजूद होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें दो कार्बन परमाणु हैं दोस्तों, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इन सब में कार्बन जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे अम्ल कार्बनिक अम्ल नहीं है, जबकि एसिटिक अम्ल में दो कार्बन परमाणु मौजूद है, जिसकी वजह से एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर कार्बोनेट के बनने से कॉपर के ऊपर हरी परत जम जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉपर कार्बोनेट का? तो इसका फॉर्मूला होता है CuCO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं थायमिन, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इससे बेरी रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही सुमेलित है। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी वजह से रतौंधी रोग होती है, ना कि वर्णदता। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वर्णता एक अनुवांशिक रोग है जिसका जो वाहक होता है वो XX क्रोमोसोम होता है। XX क्रोमोसोम वाहक होता है वर्णदता का, जो कि एक अनुवांशिक रोग है, और रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो ये सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी की वजह से रक्त जमने में दिक्कत होती है। तो ये भी सही सुमेलित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन। दोस्तों वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। जहाँ पे वायु प्रदूषित होगा वहाँ पे लाइकेन पैदा ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं लेगा, तो उगेगा ही नहीं। इसीलिए जहाँ पे वायु शुद्ध होगा वहाँ पे लाइकेन उगेगा, और यही सूचक होता है वायु प्रदूषण का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो दोस्तों ल्यूकीमिया में वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों WBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? दोस्तों कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा Q बटा डेल्टा T। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M0L0T-1। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो दोस्तों नाइट्रोजन पौधा जो प्राप्त करता है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक से बनता है दंत लवक। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है? तो CA3PO4 का ट्वाइस। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F2 जो है वह एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है,
किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृक्षकटिकम। और मृक्षकटिकम दोस्तों महाराजा सुदरक की पुस्तक है। जबकि लीलावती की बात करें तो लीलावती एक गणित की पुस्तक है और इसके रचयिता थे भास्कर द्वितीय। पंचतंत्र दोस्तों विष्णुगुप्त की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों चेदी वंश का संबंध कलिंग से था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेदी वंश दोस्तों कन्नव राजवंश से संबंधित है और इसके संस्थापक महामेघवाहन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो दोस्तों बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां के द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलम खां। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में इन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार जब इसने देवराय युद्ध जीता उस समय दिल्ली के लाल किला में 5 जून 1659 ईस्वी में दोबारा विधिवत राज्याभिषेक करवाया। तो 2 बार राज्याभिषेक होने वाले राजा जो थे वो थे औरंगजेब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने किया था। इन्होंने अलवार और नयनार संतों की भक्ति को स्वीकारा और अपनाया और फिर उसे उत्तर भारत में आकर प्रचारित किया। दोस्तों इनकी भक्ति जाति और वर्ग से परे सभी लोगों के लिए समान था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था और इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था सिर्रे अकबर। दोस्तों सिर्रे अकबर का अर्थ महारहस्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला को 1857 के विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 माह तक कांग्रेस का शासन रहा था 1937 के प्रांत सरकार के निर्माण के बाद। दोस्तों टोटल कितना प्रांतों में चुनाव हुआ था? तो 1937 में टोटल 11 प्रांत में चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 प्रांत में कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन युद्ध के मुद्दे की वजह से कांग्रेस ने सरकार को छोड़ने का निर्णय लिया और टोटल 28 महीने तक ये सरकार चली और फिर इसने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों यह चुनाव आय और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों जब 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 13 सीट पर जीत हासिल किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल हो गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को आधा ही छोड़कर भारत चले आए थे और यह सम्मेलन असफल हो गया था। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो दोस्तों 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक A.N. डांगे के द्वारा 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, M.N. डांगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो दोस्तों 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो आधारभूत सूत्र था वो 3 था। कौन कौन सा था? तो काउंसिलिंग का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और विद्यालयों का बहिष्कार। ये 3 सूत्र था असहयोग आंदोलन जिस सूत्र पर चला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन पटना में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन 17 मई 1934 ईस्वी को पटना के इस्लामिया हॉल में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारे सेशन का आज का लास्ट प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। लेकिन भारत में सहायक संधि को सबसे पहले किसने लाया था? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को लाया गया था, जिस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रांत कौन सा था? तो वो था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। इसमें दोस्तों अंग्रेज और भारतीय रियासत के बीच संधि हुई थी, जिसमें भारतीय रियासत में अंग्रेज का जो सैनिक था उसको रखना था और किसी विदेशी के साथ कोई भी रिलेशन रखने से पहले अंग्रेज से पूछना होता था। तो ये था सहायक संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डुप्ले, क्योंकि इसमें प्रथम प्रयोग लिखा है तो प्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था, लेकिन भारत में अगर पूछता तो लॉर्ड बेलेस्ली हो जाता। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।